नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उत्तराखंड सरकार का काला चिट्ठा खोलने वाला हूं और साथ ही कुछ उत्तराखंड शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें हम प्रमुखता से बात करेंगे कि 3500 प्लस विद्यालयों में शिक्षकों की है भारी कमी। कि जो 3500 से अधिक विद्यालय हैं वो ऐसे विद्यालय हैं जिनमें या तो एक ही शिक्षक है या फिर एक भी शिक्षक नहीं है। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की नहीं हो रही है जांच। यानी कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी अच्छे से जांच नहीं हो पा रही है। बहुत ही कम लोगों की जांच हुई है, वो सारी हम जानेंगे इसमें ही। और सरकार पर संसाधन ना देने और मनमानी करने का आरोप। कि जो सरकार है ये क्या कर रही है, शिक्षकों को संसाधन नहीं दे रही है और अपनी मनमानी के फैसले उन पर थोपती चली जा रही है। प्राथमिक शिक्षक 8 मई से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो 8 मई से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। देखते हैं ये पूरा मामला क्या है, वो काली पट्टी क्यों बांधेंगे। अब अशासकीय शिक्षक होंगे नियमित। कि जितने भी जो अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक हैं वो क्या होंगे, अब नियमित होंगे। और देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय बने खंडर। बच्चे हुए धूप में बैठकर पढ़ने को मजबूर। कि बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, जिनकी छतें खराब हो चुकी हैं, छतों में दरारें पड़ गई हैं, छतों में जो लोहा यानी कि सरिया पड़ा हुआ था उस पर जंग आ गई है, तो छत गिरने की कगार पर हो गई हैं। बरसात के मौसम में वहाँ पर पानी टपकता है, कब दीवारें गिर जाएं पता नहीं रहता है, खतरा रहता है। बिल्कुल खंडर बन चुके हैं वो विद्यालय और शिक्षा विभाग उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मजबूरन बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो वहाँ का विद्यालय छोड़ दे रहे हैं या फिर टीन शेड में पढ़ रहे हैं या फिर उनको बाहर धूप में ही बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें कुछ नंबर मैं आपको बताऊंगा। आप उन नंबर पर संपर्क करके आपके क्षेत्र की किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो वो जनमानस तक पहुंचा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि 3504 विद्यालयों में एकल शिक्षक के हवाले शिक्षक व्यवस्था। कि 3500 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एकल शिक्षक है या फिर एक भी शिक्षक नहीं है, तो उनकी क्या हालत है वो इस वीडियो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेन पॉइंट है वही देख लेते हैं, बाकी डिटेल में तसल्ली से देखेंगे। हालांकि इस ये जो फोटो है इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी लो है, तो आप इसको एडजस्ट करके देख लेना। बाकी इसके बाद जितने भी फोटो आपको देखने को मिलेंगे सभी में जो क्वालिटी है वो एक अच्छी क्वालिटी है, बट इसी में थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाई है। तो देखते हैं। उठ रहा बड़ा सवाल, एजुकेशन पोर्टल तो अपडेट हो रहा लेकिन एकल विद्यालय में कैसे होगी पढ़ाई लिखाई। देखो, नियमानुसार 10 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने जरूरी होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं अगर वहाँ पर 10 से अधिक छात्र हैं तो हम उनको कम से कम 2 शिक्षक देंगे ही देंगे, और ये उन्होंने एक नियम बना दिया है। तो नियमानुसार कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं अगर उनमें 10 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षकों का होना कंपलसरी है। ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक है विद्यालयों में या फिर एक भी नहीं है। और ये यही ज़िले नहीं है बल्कि उत्तराखंड के अंदर जो 13 ज़िले हैं, 13 के 13 ज़िलों की यही हालत है। तो सारी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस कुछ सिलेक्टेड की कर लेते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखिए टिहरी गढ़वाल का। टिहरी गढ़वाल में आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसी में लिखा है कि 2 स्कूल हैं और एक भी शिक्षक नहीं है यहाँ पर। कि यहाँ पर 2 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं हैं। बाकी ये देख लेते हैं कि ये जो 25 छात्र हैं, 25 छात्रों पर मात्र एक शिक्षक है। यहाँ पर देख लेते हैं 33 जो छात्र हैं यहाँ पर एक शिक्षक है, 19 छात्रों पर एक शिक्षक है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार ने यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो ये नियम बनाया था कि 10 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक और 10 से अधिक छात्रों पर कम से कम 2 शिक्षक होने ज़रूरी हैं, तो वो नियम कहाँ गया इनका। कि यहाँ पर इतने इतने छात्रों पर भी एक भी शिक्षक नहीं है या एक ही शिक्षक है। यहाँ पर देखो अल्मोड़ा जनपद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 15 छात्रों पर एक शिक्षक है, 10 छात्रों पर एक भी शिक्षक नहीं है। यानी कि अल्मोड़ा का सियालदे का जूनियर हाई स्कूल है, यहाँ पर 10 छात्रों पर
एक भी शिक्षक नहीं है, यानी कि ये जो विद्यालय है बिल्कुल शिक्षक विहीन है। बाकी यहाँ देखो 10 छात्रों पर 6 साल से सिर्फ एक ही शिक्षक है, यानी कि 6 साल से एक ही शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहा है। पौड़ी का थोड़ा सा हाल देख लेते हैं। पौड़ी का भी यही हाल है कि 26 पर एक शिक्षक है, तो 32 पर एक शिक्षक है, 20 पर एक शिक्षक है, और बाकी आप ये देखो 12 पर एक भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो 12 छात्र हैं यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, और यहाँ पर 28 पर 2 शिक्षक है। देखिए यही हालत हरिद्वार की रहने वाली है कि यहाँ पर 50 छात्रों पर एक शिक्षक है, कि यहाँ देखो 50 छात्रों पर एक शिक्षक है। ये पता नहीं कहाँ का नियम है सरकार का। देखो 60 छात्रों पर एक शिक्षक है। उधम सिंह नगर का भी यही हाल है जो हरिद्वार का है, कि यहाँ पर हम देखते हैं तो ये बाजपुर का है। यहाँ पर लिखा है कि 48 छात्रों पर एक शिक्षक है। यहाँ पर लिखा है 48 छात्रों पर एक शिक्षक है, वो भी 3 वर्ष से। दूसरा देखते हैं कि 55 छात्रों पर भी एक शिक्षक है, जो कि 3 वर्ष से है। यहाँ पर देख लेते हैं 50 छात्रों पर भी एक शिक्षक है, जो 5 साल से है। यहाँ पर देखिए 100 छात्रों पर 2 शिक्षक हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी इनकी हालत है। जब ये जानकारी लोगों के द्वारा उठाई गई तो यहाँ पर जो निदेशक जी हैं अजय कुमार नोडियाल, उन्होंने कुछ कहा था, वो थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं। इस पर अजय कुमार नोडियाल जी का कहना है कि शिक्षकों के पद और एकल शिक्षकों वाले विद्यालय के बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है। सैकड़ों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान भी है। उम्मीद है कि इसी सत्र से विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। और ये हैं हमारे शिक्षा निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा के अजय कुमार नोडियाल जी। एक विनोद थापा हैं जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के। इनका क्या कहना है कि विभाग को एकल शिक्षक और विद्यालय और शिक्षक विहीन विद्यालयों पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार शिक्षकों का एजुकेशन पोर्टल को पूरी शिद्दत से अपडेशन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियमानुसार तैनाती का भी ब्यौरा तैयार किया जाए। अन्यथा वर्षों तक कुछ विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे संचालित किए जाते रहेंगे। यानी कि जो विनोद थापा जी हैं प्रांतीय अध्यक्ष हैं जूनियर हाई स्कूल के, इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जो शिक्षा विभाग है वो आपकी एजुकेशन पोर्टल को जिस तरह से अपडेट कर रहा है, उसी प्रकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक के अनुपात पर भी काम करें। बाकी ये जो पूरी खबर है आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ा दूसरी खबर पर। तो दूसरी खबर आती है हमारी कि ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में उतरे शिक्षक, सरकार पर संसाधन ना देने और मनमाने फैसले थोपने का आरोप लगाया। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्होंने सरकार पर संसाधन ना देने और अपने मनमाने फैसले थोपने का आरोप लगाया है। जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल के जरिए लोकेशन ट्रेस करते हुए ऑनलाइन हाजिरी भरने की व्यवस्था का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया। प्राथमिक शिक्षकों के बाद जूनियर और माध्यमिक शिक्षकों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। महानिदेशक और बेसिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजते हुए शिक्षकों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार संसाधन और रिक्त पदों पर पर्याप्त शिक्षक नियुक्त नहीं करती तब तक कोई ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरेगा। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसने क्या कहा है कि सारे के सारे जो शिक्षक हैं ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे और अपनी लोकेशन को ट्रेस करवाएंगे। परंतु जो शिक्षक हैं उन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकार हमें ऑनलाइन हाजिरी भरने के लिए सारे के सारे संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी तो हम कैसे हाजिरी भरेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, तो वहाँ पर ऑनलाइन हाजिरी कौन भरेगा। इसीलिए ऑनलाइन हाजिरी भरवाने से पहले आपको हमें सारे के सारे संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे और जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों को तैनाती देनी पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं। जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि इन दिनों विभागीय अधिकारी शिक्षकों पर मोबाइल के रूप से देने के आदेश दिए जा रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूल के ऑनलाइन काम करने के लिए भी शिक्षकों को स्कूल से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यानी कि शिक्षकों ने ये कहा है कि भाई बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर स्कूल का भी कोई काम होता है तो शिक्षकों को स्कूल के काम ऑनलाइन करने के लिए भी स्कूल से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो क्या हाजिरी भरने के लिए भी वो कई किलोमीटर दूर जाएंगे? अगर भाई उनको ऑनलाइन हाजिरी देनी है तो नेटवर्क चाहिए और स्कूल में नेटवर्क आता नहीं है, तो सरकार क्या करे, पहले वहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध कराए और जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ पर शिक्षकों की तैनाती करे। उसके बाद ही क्या किया जाएगा, ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस है ये स्टार्ट किया जाएगा। देखते हैं और आगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूलू ने कहा कि काफ़ी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था हो चुकी है।
दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में निसंदेह नेटवर्क की समस्या होती है। सरकार को चाहिए कि वो या तो पूरे संसाधन मुहैया कराए या फिर व्यवहारिक व्यवस्थाएं ही लागू करें। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि या तो सरकार वहाँ पर पूरे अच्छी तरह से सारे के सारे संसाधन उपलब्ध करा दे या फिर जो हमारी व्यवहारिक व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उसी को चलने दें। तो ये आप देख ही रहे हैं कि जो सरकार है अपनी तरफ से मनमानी थोपने पर लगी हुई है शिक्षकों के ऊपर। देखते हैं अब थोड़ा अगली खबर। 9 महीने में भी नहीं हुई शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच। यानी कि 9 महीने बीत चुके हैं परंतु फिर भी जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है। 3,500 अध्यापकों में से महज 166 के प्रमाण पत्र हुए सत्यापित। जनहित याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने दिए थे आदेश। यानी कि एक किसी ने जनहित याचिका लगाई होगी जिस पर कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जितने भी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए, परंतु आदेशों की अनुपालना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने फिर दिए आदेश। परंतु क्या हुआ था, उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच नहीं हो पाई थी। कुल 3349 शिक्षकों में से मात्र 166 के ही जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच हो पाई है। तो ये रहा था इनका पूरा का पूरा मामला। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस खबर को विस्तार में। 9 महीने के बाद भी सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है। स्थिति ये है कि करीब 3,500 अध्यापकों में से महज 166 अध्यापकों के ही शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापित हो सके हैं। इससे अब जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने जिले के समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र अध्यापकों के शेष प्रमाण पत्र सत्यापित कर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल हाई कोर्ट की ओर से मई 2024 में प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के समस्त प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रगति के संबंध में सुनवाई हुई। निदेशालय के निर्देश पर 30 जुलाई 2024 एवं 23 सितंबर 2024 को उप शिक्षा अधिकारियों की ओर से विकासखंडवार भेजी गई और प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आख्या प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा सबसे कम प्राप्त हुई है। इसमें जिले के केवल शैक्षिक प्रमाण पत्रों में से 57.46% ही सत्यापन की कार्यवाही हुई है। इसमें जिले के 3,349 शिक्षकों के 19,466 शैक्षिक प्रमाण पत्रों में से 11,186 की जांच हो पाई है। 8,280 प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई है। मात्र 166 अध्यापकों के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई है। यानी कि जो 3,349 शिक्षक हैं उनमें से मात्र 166 जो अध्यापक हैं उन्हीं ही सभी प्रमाण पत्रों की जांच हो पाई है। 3,183 अध्यापकों की जांच नहीं हो सकी है। निदेशालय की ओर से 14 मई 2024 की ओर से जारी सत्यापित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सूचना जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सत्यापित प्रमाण पत्रों की आख्या संबंधित शिक्षक के पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ ही शिक्षक की सेवा अभिलेखों में भी अंकित करते हुए जिला मुख्यालय को भी भेज दें। चेतावनी दी गई कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी कि जो निदेशालय है उसने बार बार जो हमारे अधिकारी होते हैं उनको निर्देशित किया हुआ है, परंतु फिर भी जो 3,500 अध्यापक हैं उनमें से मात्र 166 के ही प्रमाण पत्रों की जाँच हो पाई है। अब थोड़ा देख लेते हैं अगली खबर को। इतनी सारी खबरों के बीच में एक खबर और ये आ जाती है कि 417 अशासकीय शिक्षक नियमित होंगे। कि जो 417 अशासकीय शिक्षक थे अब वो नियमित हो जाएंगे। तो नैनीताल संवाददाता, हाई कोर्ट ने अशासकीय विद्यालयों के 417 अध्यापकों के विनियमितीकरण को हरी झंडी दे दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने बीते दिन सोमवार को ये फैसला दिया। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों के प्रकरण में 2015 में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए ने सीधी भर्ती से भरा जाए। एकल पीठ ने इस निर्णय को सरकार और मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षक संदीप रावत और जनार्दन जोशी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान 2017 में सरकार ने 15,000 रुपये मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम की धारा 41 में संशोधन कर तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर दी, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ त्रिस्तरीय बैठक हुई। इसमें तदर्थ पीटीए शिक्षकों के विनियमितीकरण पर निर्णय लिया गया।
लेकिन शासन ने इसे सुरक्षित रख लिया था। तो अब ये जो 417 अशासकीय शिक्षक थे ये नियमित हो जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा अगली खबर को। प्राथमिक शिक्षक 8 मई से काली पट्टी बांध करेंगे काम। कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो कल से यानी कि 8 मई से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। थोड़ा जानते हैं ये क्या खबर है। सरकार पहले स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती के साथ कॉपी किताबें उपलब्ध करवाए। हर महीने 1000 रुपये उपस्थिति भत्ते के साथ स्मार्टफोन की व्यवस्था भी की जाए। प्रपत्र 9 की बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। धर्मेंद्र रावत, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। यानी कि यहाँ पर जो धर्मेंद्र रावत हैं, जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, इन्होंने ये कहा है कि जो सरकार है सबसे पहले क्या करे कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जितनी भी कॉपी किताबें हैं वो उपलब्ध कराए। क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कॉपी किताबें ही उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तो शिक्षक भाई बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ कि जो ऑनलाइन अगर उनको उपस्थिति दर्ज करवानी है तो वो क्या करें, 1000 रुपये उपस्थिति भत्ता दें और साथ साथ में स्मार्टफोन की भी व्यवस्था कराएं। और जो प्रपत्र 9 है उसकी बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। तो जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार में। प्राथमिक शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध तेज कर दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक में सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वे 8 मई से वहां पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उनकी एक वर्चुअल बैठक हुई थी और उन्होंने सरकार को एक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने ये कहा कि हम 8 मई से वहां पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सोमवार को हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा, शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों के विशेष वर्ग के प्रति अविश्वास और असम्मान की भावना दिखा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दून से लेकर कालसी चक्राता की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्कूल में नेटवर्क की समस्या के कारण पहले ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूर्व में प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति रोजाना भेजते आ रहे थे, अब हर शिक्षक को अपनी करंट लोकेशन भेजनी होगी। इस बैठक में जिला संरक्षक शशि दिवाकर, प्रभारी मंत्री शैलेंद्र नेगी, तदर्थ समिति के सदस्य और भी बहुत सारे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे शिक्षक ऑनलाइन जुड़े थे। तो ये आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक हैं वो 8 मई से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। क्या कारण है, ये सारी की सारी जानकारी आपको बता दी गई है। बाकी चलते हैं थोड़ा अगली जानकारी पर। अब हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो हमारी उत्तराखंड सरकार है उसके काले चिट्टे को खोल देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है ज्वालापुर के सरकारी स्कूल में जान खतरे में डाल पढ़ रहे बच्चे। यानी कि जो हरिद्वार का ज्वालापुर है वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर पढ़ते हैं। अब ये पूरी खबर क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रामीण हैं ये हल्ला कर रहे हैं, ये स्कूल की हालत है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी खबर क्या है, थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ज्वालापुर में बोले हरिद्वार अभियान के तहत मंगलवार को स्थानीय लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 की बदहाल स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। यानी ये जो लोग खड़े हैं ये ज्वालापुर का जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्थिति के बारे में बयां कर रहे हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हरिद्वार स्थित ज्वालापुर में गर्मी में टीन शेड के नीचे पढ़ाई करते हुए बच्चे। यानी कि इस विद्यालय की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ पर जो छत है वो गिरने को रेडी है। तो बच्चे क्या है, टीन शेड में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हो चुके हैं और शिक्षकों की भी ये मजबूरी है। शिक्षकों ने भी कहा है कि हमने शिक्षा विभाग को बार बार जानकारी दी है परंतु फिर भी वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि स्कूल की छत और दीवारों में आई दरारें, कि ये जो स्कूल की छत है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फोटो में देखिए आप, यहाँ पर आपको सीधी सीधी यहाँ पर आई हुई दरारें दिख रही हैं। और ये दीवार का कोना है, देखो यहाँ पर भी आपको दरारें देखने को मिल जाएंगी। और ये सारी की सारी ये आपको दरारें ही देखने को मिल रही हैं। यानी कि ये कब गिर जाए कोई पता नहीं है। अब थोड़ा सा ये जो पूरी खबर है इसको विस्तार से जान लेते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है। ये देखो, हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 में पढ़ने वाले बच्चे खतरे में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। छत के लेंटर का लोहा तक सड़ चुका है। बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठाना शिक्षकों की मजबूरी है। स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूल के शिक्षकों द्वारा शासन प्रशासन को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन आज तक स्कूल में ना तो बिल्डिंग मिली और ना ही पुरानी जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा रही है। 75 साल पुरानी है स्कूल की बिल्डिंग। लिंटर में डाले गए लोहे जंग से सड़ चुके हैं। यानी कि 75 साल पुरानी है और आज तक इस स्कूल में कोई भी
अपडेशन का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप, सर्दी गर्मी और बारिश में स्कूल में पढ़ाई करना बच्चों के लिए सज़ा, कि भाई जब ऐसा स्कूल होगा तो वहाँ पर सर्दी गर्मी और बारिश में अगर बच्चे आएंगे तो उनके लिए पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई एक सज़ा हो जाएगी। जैसे लिखा है, स्कूल में केवल 3 कमरे हैं जिनमें से एक में मिड डे मील बनता है, बाकी 2 में से सारे बच्चों के बैठने की जगह नहीं होती है। ऐसे में 51 में से आधे बच्चों को मजबूरी में बाहर टीन शेड के नीचे बैठना पड़ता है। इन टीन शेड में सही से पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में दोपहर के समय टीन की छतें तंदूर जैसी तपती हैं और बरसात में पानी सीधे अंदर टपकता है। कई बार बच्चे भीग जाते हैं, उनकी किताबें खराब हो जाती हैं और स्कूल में पढ़ाई बाधित होती है। बारिश में तो स्कूल की छुट्टी तक करनी पड़ जाती है। यह स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर प्रभाव डालती है। और देख ही रहे हैं आप भाई, जब ऐसे में बच्चे स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से अभिभावक क्या कर रहे हैं, बच्चों के नाम कटवा कर प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों के नाम लिखवा दे रहे हैं। बाकी थोड़ा हम और देख लेते हैं कि घटती छात्रों की संख्या और सरकारी स्कूलों से उठता लोगों का भरोसा, कि भाई जब यही हालत रहेगा तो जो छात्रों की संख्या वो तो घटनी ही घटनी है और सरकारी स्कूल है वहाँ से जो लोग हैं उनका भरोसा उठ जाएगा। पूरी खबर पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। सरकारी इसकी सबसे बड़ी वजह है स्कूलों की ज़मीनी हालत। इस सरकारी स्कूल में कुछ साल पहले 100 से अधिक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब केवल 51 बच्चे ही बचे हैं। अभिभावक डर के कारण बच्चों का नाम कटवा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन बच्चों की जान और भविष्य हर चीज़ से बढ़कर है। इससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन बच्चों का भविष्य संकट में है जो मजबूरी में अभी भी इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। एक तरफ तो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें इसके लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ज्वालापुर के सरकारी स्कूलों में कोई भी योजना काम नहीं आ रही है। जर्जर बिल्डिंग के कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के बजाय और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। और बिल्कुल सही बात है ये, कि जब अगर ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति होगी तो जो अभिभावक हैं अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर ऐसे विद्यालयों में क्यों पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इस खबर को और देख लेते हैं कि ज्वालापुर के सरकारी स्कूल में जान खतरे में डाल पढ़ रहे बच्चे। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और स्कूल को शिक्षा का मंदिर, लेकिन हरिद्वार में बच्चों का भविष्य के साथ जीवन ही खतरे में है। ज्वालापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 में वर्तमान समय में आसपास के 51 बच्चे पढ़ते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग करीब 75 साल पुरानी हो गई है। जर्जर बिल्डिंग में रोजाना बच्चों की जान को खतरा बना रहता है। स्कूल की बिल्डिंग की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, दीवारों को दीमक खा रहे हैं, लिंटर में डाले गए लोहे में जंग लग के सड़ चुके हैं। ऐसे में कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। लोगों ने बताया कि स्कूल में केवल 3 कमरे हैं और तीनों की हालत बेहद ख़राब है। एक कमरे में तो बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जाता है, बाकी 2 कमरों में सारे बच्चे बैठ नहीं पाते। मजबूरी में बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठाया जाता है। टीन शेड में बच्चों को परेशानी होती है। इन दोनों दोपहर बाद बच्चों को गर्मी में दिक्कत होती है, वहीं बरसात के दिनों में तो यह परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश होते ही स्कूल की छत के साथ टीन शेड से भी पानी टपकने लगता है। बच्चों के साथ-साथ उनके बैग और किताबें भी भीग जाती हैं। ज़्यादा बारिश में तो स्कूल की छुट्टी करना शिक्षकों की मजबूरी बन जाती है। लोगों का आरोप है कि सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के कारण अभिभावक बच्चों के स्कूल से नाम कटवाने लगे हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या में इजाफा होने के बजाय कमी आ रही है। कोई अपने बच्चे के जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों की मजबूरी है। लोगों ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश में पढ़ाई के नाम पर सरकारें बड़ी-बड़ी योजनाएं चला रही है, करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के स्कूल में फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया कि स्कूल के शिक्षकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को पत्र लिखकर स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने और स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की है। ये प्रस्तुति है सचिन कुमार की। यानी कि ये देखो, जब स्कूल की छतों में दीवारें आ जाएंगी तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। अगर ऐसे में इन कमरों के नीचे बैठ भी जाते और अचानक से अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बोले जिम्मेदार। अब देखते हैं, जब ये खबर कुछ लोगों ने सुनी तो उन लोगों ने कुछ क्या कहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 का स्थलीय निरीक्षण कराया गया है। स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बरसात से पहले समस्या का समाधान कराया जाएगा। आशुतोष भंडारी, जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार हैं। यानी कि ये जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिद्वार के। उन्होंने बोला कि जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस समस्या से अवगत करा दिया गया है और बरसात से पहले इस समस्या का समाधान भी
हो जाएगा। थोड़ा और देखते हैं। 75 साल पुरानी इमारत की आज तक नहीं कराई गई मरम्मत। तो आपने देख ही लिया है कि ये 75 साल पुरानी एक इमारत है, जिसका आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है। तो ऐसे में जो बिल्डिंग है वो खंडर बननी लाजवाब है। बार-बार की गई शिकायतें, लेकिन प्रशासन ने किया अनसुना कि यहाँ के जो लोग हैं और अध्यापक हैं, दोनों मिलकर बार-बार शासन प्रशासन को से शिकायतें कर रहे हैं, परंतु जो प्रशासन है फिर भी उसको अनदेखा करता चला जा रहा है। स्कूल को अराजक तत्वों द्वारा पहुँचाया जा रहा है नुकसान। तो लोगों ने ये भी बताया कि बहुत सारे अराजक तत्व ऐसे हैं जो स्कूल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये कुछ सुझाव और शिकायतें हैं, जिनमें से कुछ सुझाव ये हैं कि स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती, स्कूल को किसी सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाए। बच्चों के लिए पक्का टीन शेड या मोबाइल क्लासरूम की व्यवस्था की जाए। स्कूल के सुधार के लिए विशेष बजट आवंटित कर त्वरित निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। स्कूल की स्थिति देखने के लिए उच्च अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए। कुछ शिकायतें थीं, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और दीवारों और छत में दरारें हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चों की बच्चों को मजबूरी में टूटी बिल्डिंग और टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बारिश के दिनों में स्कूल में पानी टपकता है और बच्चों के बैग और किताबें भीग जाते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल की स्थिति के कारण अभिभावक बच्चों का नाम कटवा रहे हैं और बच्चों की संख्या घट रही है। तो ये कुछ शिकायत और सुझाव थे। बाकी कुछ यहाँ पर इसमें कुछ जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी कुछ शिकायतें दी हैं। तो अगर आप इन शिकायतों को या सुझावों को या इनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो रोककर तसल्ली से ये पढ़ सकते हैं सारे के सारे। बहुत सारे लोग हैं। अब देखो, ये वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, अगर ये सारे के सारे मैं पढ़ता हूँ तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए ज्वालापुर का जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी हालत। ये तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये 75 साल पुरानी होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हरिद्वार में ज्वालापुर कस्साबान स्थित प्राथमिक विद्यालय में नंबर 13 का भवन, ये आप देख रहे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 कस्साबान ज्वालापुर हरिद्वार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर त्रयोदश। अच्छा, ये संस्कृत में लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये विद्यालय था। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या क्या है हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग की हालत और क्या है इसका काला चिट्ठा। बाकी जिस तरह से ये खबर यहाँ पर छपी है, ये ज्वालापुर विद्यालय की पूरी खबर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये यहाँ पर छपी हुई है, अगर आप ऐसे ही आपके जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी कोई भी समस्या, चाहे शिक्षा विभाग की हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, और आप भी जनमानस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं और आप भी अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर बता देता हूँ। आप उन नंबरों पर संपर्क करके जिस तरह से ये समस्या को यहाँ पर उजागर किया गया है, उसी तरह से एक टीम वहाँ पर आएगी और वहाँ पर भी आपकी उस समस्या को उजागर किया जाएगा। तो अगर आप भी अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना चाहते हैं, तो ये जो दिए गए नंबर हैं, आप इन पर एक बार ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्रिय पाठकगण, आप शहर की जिन समस्याओं को जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, हमसे इन नंबरों पर संपर्क करें। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ से देख लेना। पेयजल, सफाई, बिजली, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा और कुछ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम, आपदा कंट्रोल रूम, फायर स्टेशन, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन, बिजली शिकायत, पेयजल शिकायत, रेलवे पूछताछ, दून अस्पताल, डीएम ऑफिस, कि ये सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आपकी कोई राय होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर हमें कोई पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।